दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB थर्ड ईयर सेम है आपका फिफ्थ एक्ट है BSA 2023 लॉ ऑफ एविडेंस। BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसका पूरा नाम है, जो 2023 में अपडेट होकर आया है। पहले इसका नाम लॉ ऑफ एविडेंस यानी साक्ष्य विधि 1872 था। इसका कोड 5003 था, लेकिन जैसे ये अपडेट होकर आया तो इसका कोड 5007 कर दिया। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको कराता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो 5003 है, जो पहले वाला कोड था हमारा, ये बैक और एक्स वाले स्टूडेंट इसी पैटर्न पे याद करेंगे। उन्हें कोई बदलाव नहीं करना है। उन्हें न्यू एक्ट जो संशोधन होकर आया, उन्हें उससे तैयारी नहीं करनी है। न्यू से तैयारी सिर्फ वह स्टूडेंट करेंगे जो पहली बार लॉ ऑफ एविडेंस यानी BSA का पेपर देने वाले हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। वो न्यू सेक्शन याद करेंगे। दूसरी बात, जो मैं वीडियो और PDF आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इसमें से 85 से 95% पेपर तुम्हारा यहीं से आएगा, बैक और एक्स वाले स्टूडेंट का। जो पहली बार पेपर देने वाले हैं, BSA का जो सिलेबस है वो 70% इन्हीं PDF और वीडियो से आएगा। 20% यूनिवर्सिटी अपने IQ लेवल से अपनी तरफ से आपका क्वेश्चन सेट करेगी अपने विवेक के अनुसार, ठीक है, और आपकी क्षमता को जानने की कोशिश करेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह क्वेश्चन अक्सर आपका 10 नंबर 20 नंबर में पूछा जाता है। बहुत कम चांस होते हैं जब ये 5 नंबर में आता है। क्वेश्चन का नाम बता देता हूं। क्वेश्चन है विशेषक। विशेषक किसे कहते हैं? एक होता है विशेष और एक होता है विशेषज्ञ। तो विशेषक या विशेषज्ञों, ये मात्रा सही के ऊपर आएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको कराता हूं जो महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा, क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि पूरा क्वेश्चन आपको एक बार में समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे मन का जो क्वेश्चन है वो ये है कि विशेषक होता क्या है। विशेषक के बारे में कुछ हम एग्जांपल लेंगे साइड से। जैसा कि सपोज करो आपको कोई मैथ का क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो आप किसके पास जाओगे? कोई गणितज्ञ होगा। गणितज्ञ होगा, वही क्या है, गणित का सवाल करेगा आपका, गणित का सवाल। अगर आपके घर में कोई विवाद हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, लड़ाई झगड़ा है, देखो यहां पे विशेषज्ञ आता, वकील के पास हम जाएंगे लड़ाई झगड़े के लिए, ठीक है। वकील हमारे लड़ाई झगड़े की सभी समस्याओं का समाधान बताएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे अब आप तैयारी कर रहे हो अपने LLB फिफ्थ सेम की, अगर आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है, तो आप किसके पास जाओगे? अपने विधि टीचर के पास, विधि अध्यापक के पास। तो वो क्या है? विधि का विशेषज्ञ है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई इतिहास का क्वेश्चन है, भाई गणितज्ञ के पास कब जाएंगे हम? जब गणित का कोई सवाल होगा। सिर्फ गणित के सवाल को गणितज्ञ ही सॉल्व कर सकता है। लड़ाई झगड़े का केस है तो हम किसके पास जाएंगे? वकील के पास। विधि अध्यापक के पास हम कब जाएंगे? जैसे एक कोई टीचर है विधि का, जैसे विधि विशेषज्ञ, जैसे आपका कोई स्टडी से रिलेटेड यानी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी अगर आपका लॉस का कोई क्वेश्चन है, तो आप विधि अध्यापक के पास जाओगे। उसी प्रकार से अगर आपका कोई GK या GS का क्वेश्चन है, या आपका कोई भी कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप किसके पास जाओगे? अपने कंपटीशन
वाले टीचर के पास जाओगे। तो उसी प्रकार से यहां पर बोला है विशेषज्ञ क्या है। तो यहां पर विशेषज्ञों के कार्य बताए गए हैं कि हम विशेषज्ञों के पास कब जाएंगे और उनका कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए हमें ये देखना है कि हम किस कार्य के लिए किसके पास जाएं। जैसे आप सपोज करो किसी व्यक्ति का रोड पर चलते वक्त एक्सीडेंट हो जाए यानी दुर्घटना हो जाए, बाइक दुर्घटना, तो उसकी सही सलाह कौन कौन दे सकता है? ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, पुलिस विशेषज्ञ करो, ठीक है भाई। उसे सारे नियम कायदा कानून पता होगा। अब उसे ये मालूम है कि सड़क पर दुर्घटना हुई है तो अब इस पे कौन सा अपराध लगेगा, कौन से सेक्शन लगेंगे, कौन सा जुर्माना लगेगा, जिस व्यक्ति ने ठोका है उसकी गलती क्या है और जिसके चोट आई है उसकी क्या गलती है, ये सब कौन बताएगा? ट्रैफिक पुलिस विशेषज्ञ, ठीक है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी एक विषय पर, जैसे हम गणित के सवाल पूछने के लिए किसके पास गए थे? गणित वाले के पास। लड़ाई झगड़े की बात पूछने के लिए किसके पास गए थे? वकील के पास। विधि की कोई बात है यानी कि हमारी पढ़ाई से रिलेटेड है, एलएलबी एलएलएम जो भी हो, उसकी बात पूछने के लिए हम विधि अध्यापक के पास गए। जीके जीएस यानी कंपटीशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है हमारा तो हम कंपटीशन वाले टीचर के पास गए। दुर्घटना हुई है, बाइक से हुई है या किसी अन्य वाहन से हुई है तो उसकी सहायता के लिए हम किसके पास गए? पूछताछ के लिए ट्रैफिक पुलिस विशेषज्ञ के पास। विशेषज्ञ का मतलब है कि वो उस क्षेत्र में बहुत अच्छी नॉलेज रखता हो। भाई गणित का सवाल किससे पूछेंगे? गणितज्ञ से, तो वो गणित के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखता होगा ना। तो विशेषज्ञ उसी को कहते हैं जो अपने क्षेत्र में खास प्रकार की नॉलेज रखता हो, ठीक है। जैसे हमारे ग्रामर के ट्यूशन होते हैं, ग्रामर के ट्यूशन होते हैं, तो हम ग्रामर वाले ट्यूशन टीचर होते हैं उसी के पास जाते हैं, तो वो ग्रामर के क्या हो गए? विशेषज्ञ हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा फिजिक्स होता है, उसी प्रकार से हमारा मैथ्स होता है, उसी प्रकार से हमारे अदर सब्जेक्ट होते हैं। हम सिर्फ उसी के पास ट्यूशन लगाते हैं जो उसका विशेषज्ञ होता है, जो अधिक जानकारी उस क्षेत्र में रखता है। उम्मीद करता हूं आप चीजों को, बातों को समझे होंगे। अगर आपको लॉ की स्टडी करनी है या आपको ट्यूशन लगाना है लॉ का, तो आप किसके पास जाओगे? जो लॉ में यानी विधि में विशेष ज्ञान रखता हो, जो लॉ का विशेषज्ञ हो, उसी के पास तो ट्यूशन लगाओगे। ये थोड़ी है आप किसी भी लॉ करे हुए व्यक्ति के पास चले गए लेकिन उसे नॉलेज नहीं है, तो आप किसके पास जाओगे? एक तो उसके पास लॉ की नॉलेज हो और नॉलेज भी कैसी हो? विशेष प्रकार की, उसने बहुत ज्यादा गहन अध्ययन उसमें कर रखा हो, तभी आप उसके पास लॉ की स्टडी करने के लिए या ट्यूशन पढ़ने के लिए जाओगे, और उसी को कहते हैं विशेषज्ञ। ये था मोटा मोटी ज्ञान जो मैंने आपको बताया है। अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आगे जाकर एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, बाई मिस्टेक, उसको हम सही करते हैं और आपको स्टार्टिंग में ही बता देते हैं कि आगे क्या मिस्टेक है, उसे करेक्ट कर लेना आप। जैसे जो हमारा सेक्शन था यहाँ पे धारा 45 के अनुसार, तो 45 के स्थान पर हमें यहाँ पे ये बाई मिस्टेक हो गया है, आपको यहाँ पे 39 कर लेना है आगे चल के, और यहाँ पे 46 के स्थान पे और यहाँ पे 34 से 44 कर लेना है आपको, ठीक है। ये मिस्टेक है। आगे और क्या है, आगे चलते हैं, दिखा देते हैं आपको। एक मिस्टेक है 40 से आपको यहाँ पे क्या करना है? 40 यानी 40 कर लेना है बीएसए के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे 53 के स्थान पर आपको कर लेना है 41(2), ठीक है। आगे चलते हैं।
48 के स्थान पर हमने 53 कर दिया था, 53 के स्थान पर आपको क्या करना है 42, ठीक है। और 49 के स्थान पर 54 हो गया था बाय मिस्टेक, और 49 के स्थान पे आपको क्या करना है 43 करना है बीएसए के अकॉर्डिंग न्यू सेक्शन। आगे 50 के स्थान पे आपको क्या करना है 44 करना है, ये बाय मिस्टेक 55 हो गया था। आगे चलते हैं, यहाँ पे और आपको बता देता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं आपके लिए और सुविधा हो जाएगी थोड़ी सी। 1872 का जो एक्ट है हमारा पुराना वाला, यहाँ पर ओल्ड लिख देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं न्यू 2023, ठीक है। तो हमारे जो सेक्शन है वो है सेक्शन 45, सेक्शन 46, सेक्शन 47, सेक्शन 48, सेक्शन 49, सेक्शन 50। तो इनके स्थान पर हमारा क्या हो गया है उसे देखते हैं। 39 1 हो गया है इसके स्थान पर, इसके स्थान पर हो गया है 40, 46 के स्थान पर 40 हो गया है, 47 के स्थान पर हो गया है आपका 41 टू, 48 के स्थान पर है आपका 52, और 49 के स्थान पर है आपका 43, और 50 के स्थान पर है आपका 44। ये जो सेक्शन थे आगे आप जब देखोगे ये बाई मिस्टेक गलत हो गए हैं। आप स्टार्टिंग में ही इसे किसी पेज पर लिख लेना, जब आप वीडियो आगे देखो अपने नोट्स बनाओ या आपके पास जो पीडीएफ है उसमें इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। या अभी पहले इसे करेक्ट कर लो और आगे जब वीडियो देखो तब अपना मैच करते रहना, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, आगे आप करेक्ट कर लेना। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आई होगी बात। या तो अभी किसी पेज पे लिख लो या अपने पीडीएफ में करेक्ट कर लो और आगे जब वीडियो चले तो वहां पर अपना करेक्ट करते रहना। जो मिस्टेक है उसके लिए सॉरी बोलता हूं और आगे से ऐसी मिस्टेक नहीं होने वाली है, क्योंकि ये थोड़ा सेक्शन ऊपर नीचे हो गए थे लिखने में तो उसकी वजह से ये थोड़ा डिसमैच हो गया था। आगे चलते हैं, अब अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। अब हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। देखो मैंने समझाने का प्रयास किया है, इतना आप समझदार हो, आप चीजों को समझ गए होगे। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। विशेषक कौन होते हैं, किन अवस्थाओं में इनकी राय सुसंगत होती है। दूसरा, विशेषक की साक्ष्य का मूल्य क्या है। एक विशेषक और साधारण साक्षी में क्या अंतर है, ठीक है। विशेषकों की साक्ष्य। अब एक बात बताओ, जैसे हमारा कोई गणित का सवाल था तो हम गणित के सवाल में अच्छी जानकारी हमें कौन दे सकता है, गणित का टीचर ही दे सकता है। सवाल हमारा गणित का है यानी मैथ का है और हम पहुंच गए ग्रामर टीचर के पास। अगर छोटी मोटी अंकदाई का केस है तो वो सॉल्व कर देगा ग्रामर टीचर, लेकिन सवाल आपका बहुत हाई लेवल का है तो ग्रामर वाला टीचर उसे सॉल्व नहीं कर सकता। उसके लिए आपको क्या बोलेगा वो कि आप मैथ्स के टीचर के पास ही जाओ, ठीक है। और जो मैथ में बहुत ज्यादा अच्छा ज्ञान रखता हो, ठीक है, तो मैथ के सवाल को वही सॉल्व करेगा और उसका जो सवाल सॉल्व होगा वो क्या है, एक आपको सफिशिएंट रूप में आपको कॉन्फिडेंस देगा और आप उससे संतुष्ट होगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपका ग्रामर का कोई सेंटेंस है या कोई वाक्य है, उसको अगर कराने जाओगे आप मैथ के टीचर के पास तो वो उसमें सही नहीं दे सकता है। तो इसके लिए आपको ग्रामर के लिए ग्रामर टीचर के पास ही जाना पड़ेगा और जो वो ग्रामर कराएगा आप उससे खुश होगे, संतुष्ट हो जाओगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर बोला है विशेषक किसे कहते हैं। यह धारा केवल विशेषकों की राव को सुसंगत बनाती है, इसलिए यह जानना पड़ता है कि विशेषक किसे कहते हैं। धारा में केवल इतना बताया गया है कि उसे उस विषय पर विशेष कुशलता प्राप्त होनी चाहिए। देखो जैसे कि मैंने बताया है, जिस प्रकार का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हल करने के लिए जिसके पास हम जा रहे हैं उसे उस क्षेत्र में बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए जिसका कि वे विशेषक है। धारा यह नहीं बताती
कि किसी व्यक्ति को विशेषज्ञ की हैसियत से साक्ष्य देने की क्षमता के लिए उसकी विधा या अनुभव ज्ञान का विस्तार होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर यह नहीं कहती है कि उसे किस प्रकार या किस लेवल तक का विशेषज्ञ होना चाहिए, बस इतना कहती है कि हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए जा रहे हैं उसमें वो उन्नत से उन्नत, बेहतरीन से बेहतरीन, यानी आपको सफिशियंट एविडेंस आपको प्राप्त करा दे, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है उसे अच्छे से सॉल्व कर दे। साधारणतः कोई व्यक्ति जिसे किसी कला, व्यापार या व्यवसाय का विशेष रूप से ज्ञान है तो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। उसने उस विषय का विशेष अध्ययन किया है जिस पर वह अपनी राय देना चाहता है। जैसे कि एक एग्जांपल लो, अगर हमारे फोन में कोई खराबी हो जाए, फोन में खराबी हो जाए तो क्या आप पंडित जी के पास थोड़ी जाओगे कि पंडित जी मेरे फोन में दिक्कत आ गई है, मेरे फोन को सही कर दो? नहीं ना। तो आप किसके पास जाओगे? जो फोन की दुकान खोल के बैठा है। ठीक है, फोन शॉप पर ही जाओगे। अगर आपको कथा करानी है तो आप फोन वाले की दुकान पे थोड़ी जाओगे कि भाई अपने फोन में आरती चला दो, मुझे अपने घर पे कथा करानी है। नहीं, तो उसके लिए आप कहाँ पे जाओगे? कथा हवन कराने के लिए पंडित जी के पास जाओगे। पंडित जी आपकी कथा और हवन करेंगे। तो पंडित जी को क्या है? विशेष ज्ञान है किसका? कथा का और हवन का। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसमें ये नहीं कहते हैं कि इनको कोई डिग्री प्राप्त हुई हो या ये किस लेवल तक विशेषज्ञ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये विशेष ज्ञान रखते हो। साधारणतः कोई व्यक्ति जिसे किसी कला, व्यापार या व्यवसाय का विशेष रूप से ज्ञान है तो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। उसने उस विषय का विशेष अध्ययन किया है जिस पर वह अपनी राय देना चाहता है। आगे दूसरा, यह प्रश्न यह है कि क्या वह विद्वान है, क्या वह कुशल है। बस हम इतना पूछ सकते हैं कि हम जिस कार्य के लिए, जो क्वेश्चन हमारे मन में है, जो समस्या हमारे पास है, उसे सॉल्व कराने के लिए जिसके पास हम जा रहे हैं, क्या वो उस प्रकार का ज्ञान रखता है। बस इतना हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या वे उस चीज में, उस क्षेत्र में कुशल है, क्या उसे पर्याप्त ज्ञान है। किसी साक्षी के विशेषज्ञ तथा सक्षम होने का प्रश्न न्यायालय को ही तय करना होता है। दूसरी बात, अब ये कौन तय करेगा कि हम किसके पास जाएं और कौन विशेषज्ञ है, अच्छा वाला व्यक्ति? ये न्यायालय तय करेगा। सपोज करो कोई केस चल रहा है, ठीक है, कोई वाद चल रहा है, तो बाद में वादी और प्रतिवादी हैं। ठीक है, साक्ष्य के तौर पर कोई फोन पेश करते हैं और कहते हैं इस फोन के अंदर कोई सबूत है, साक्ष्य है, या इस फोन से रिलेटेड कोई चीजें हैं। तो हम वो जो कोर्ट है इस फोन को लेकर फोन वाले व्यक्ति के पास जाएगी जो फोन का बहुत ज्यादा अच्छा ज्ञान रखता हो, और उससे कहेगा कि इससे कोई भी डाटा डिलीट ना होना चाहिए और ये डैमेज हो गया है फोन, इसे सही करके हमें दो और इसमें जो भी सबूत मिले उसे हमें प्रोवाइड कराओ, लेकिन फोन सही हालत में निकल के आए और इसमें कोई भी डाटा डिलीट ना हो। तो ये कौन तय करेगा? कोर्ट तय करेगा कि हम किस व्यक्ति के पास उसे लेकर जाएं। ठीक है, आगे इसमें कुछ केस हैं। केस भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं। जब हम अपने पेपर में ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक एंड ब्लू, और डेफिनेशन लिखते हैं और हेडिंग्स लिखते हैं, 4th नंबर पे हम अपने केसेस जो लिखते हैं, इनसे हमारे नंबर क्या है, बहुत अच्छे आते हैं। तो यहां पर कुछ केस हैं। केस नंबर, स्टेट ऑफ एमपी बनाम संजय राय, 2004 का केस है। दूसरा है रामदास बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, 1930 का केस है। तीसरा है आर बनाम सिल्वर लॉक। ठीक है, ये 3 केस हैं। इनमें से आप कोई एक केस याद कर लेना, आपको, आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप 3 याद कर लेना। ठीक है, आगे आगे इससे प्रतीत होता है कि किसी भी साक्षी को विशेषज्ञ होने के लिए आवश्यक नहीं है कि उसके पास कोई उपाधि हो।
एक बात बताओ, एक छोटा सा साधारण सा एग्जांपल है, जब हमारी बाइक खराब हो जाती है तो बाइक को हम दो प्रकार से सही करा सकते हैं। एक तो हम शोरूम जाकर, ठीक है, शोरूम जाकर, या एक शॉर्ट ट्रिक में हम कहाँ जा सकते हैं, कोई हमारे गली मोहल्ले में, हमारे आसपास ही कोई बाइक सही करने वाला क्या हो, कोई मिस्त्री हो, ठीक है, हम उसी के पास जा सकते हैं। तो अब ये जो बाइक जो वाले जो मिस्त्री होते हैं, एक तो शोरूम होता है, शोरूम में तो चलो किसी की डिग्री देखकर, किसी का एक्सपीरियंस देखकर उसको वहां पर चलो शोरूम में रखा गया होगा, दूसरी बात है जो आसपास हमारे अगल बगल बाइक के जो मिस्त्री हैं, उनके पास कोई उपाधि थोड़ी होती है, यानी कोई डिग्री थोड़ी होती है, डिग्री थोड़ी होती है उनपे। वो क्या है, एक अनुभव के आधार पर अपना बाइक का काम सीख जाते हैं, और हम अपनी बाइक वहां पर लेके जाते हैं तो वो क्या है, अच्छी सलाह दे देते हैं और हमारा काम भी कर देते हैं। तो जरूरी नहीं है जो किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ है उसके पास कोई उपाधि या डिग्री हो, ठीक है। कोई व्यक्ति अनुभव के आधार पर भी बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सकता है, जैसे कि एक बाइक वाला मैंने एग्जाम्पल दिया है। आपने अक्सर देखा होगा आसपास कितने बाइक वाले रहते हैं और वो प्रैक्टिस के आधार पर ही बाइक का काम सीख जाते हैं, ना उन्हें उपाधि की जरूरत होती है, ना कोई डिग्री की जरूरत होती है। आगे चलते हैं। मैसूर उच्च न्यायालय के अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ मैसूर की मैसूर का निर्णय एक शिक्षाप्रद दृष्टांत है। यहाँ पर एक केस है, मैसूर का है, और उसमें उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का ऑर्डर था। अब्दुल रहमान बनाम स्टेट मैसूर का है, इसे देखते हैं। यहाँ पर ये बाई मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे दय लिख लेना, ये दृष्टांत है। आगे चलते हैं, ये मैसूर का जो केस है इसे देखते हैं। क्योंकि इसमें सोने की शुद्धता के प्रश्न पर एक साधारण सुनार की राय ग्रहण की गई थी, ठीक है। अब कोई केस था, कोर्ट में डला हुआ था, वहां पर सोने से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, सोने की शुद्धता को लेकर, ठीक है। कोई वाद हो, बाद में वादी या प्रतिवादी से संबंधित था, उसमें सोने की शुद्धता को लेकर झगड़ा था। तो ये जो कोर्ट है उसकी शुद्धता को परखने के लिए किसके पास जाएगा, सुनार के पास जाएगा। सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, जवाहरात जो भी हो, भाई इसकी शुद्धता के लिए हम किसके पास जाएंगे, सुनार के पास। और सुनार की राय क्या है, एक उत्तम साक्ष्य है। दूसरी बात, एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, जब हम किसी विशेषज्ञ के पास कोई राय लेने जाते हैं कोर्ट के द्वारा, ठीक है, या कोर्ट यानी न्यायालय हमें किसी व्यक्ति के पास राय लेने के लिए भेजता है या खुद उसके पास जाता है, तो उनसे हम जब राय लेते हैं तो उस पर हम विचार विमर्श कर सकते हैं। सिर्फ क्या है, विचार विमर्श। वो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और उनने हमें अब कोई उत्तम राय दी है, उत्तम सुझाव दिया है, ठीक है। तो हम सिर्फ उस पर विचार कर सकते हैं, ना कि वो अंतिम साक्ष्य होगा, यानी अंतिम नहीं होगा। भाई उन्होंने जो कहना था विशेषज्ञ ने कह दिया और दिखा लिया, हम विचार विमर्श करने को गए, लेकिन अब उस पर निर्णय देना ना देना, उस साक्ष्य को सही मानना ना मानना, उस विचार को सही मानना या ना मानना, ये न्यायालय का कार्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। यद्यपि उसके पास पुराने अनुभव को छोड़कर कोई अन्य उपाधि उस विषय पर नहीं थी, यह भी प्रतिपादित हुआ कि किसी सड़क पर होने वाली दुर्घटना का कारण जानने के लिए यातायात के पुलिस ऑफिसर विशेषज्ञ माना जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट बताया है, अगर कोई सड़क पर दुर्घटना हो जाती है,
सड़क दुर्घटना होती है तो हम किसके पास जाएंगे, यानी कि यातायात पुलिस ऑफिसर के पास। ठीक है, वही वो सड़क दुर्घटना से संबंधित वह क्या है, हमें उचित राय दे सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक वाहन चालक ने खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाकर मृत्यु कारित करने के अपराध की सजा पाई। कोई मौके का गवाह नहीं था और न ही चालक को दुर्घटना की याददाश्त थी। अभियोजन की ओर से एक ट्रैफिक सिपाही को पेश किया गया। उसे दुर्घटनाओं की जांच, उनकी तफ्तीश तथा कारण के बारे में बहुत लंबा अनुभव था। न्यायालय ने ऐसे साक्ष्य को विशेषज्ञ क्षेत्र में रखा। जैसा कि यहां पर बोल रहा है कि कोई सड़क दुर्घटना हुई तो भाई दो पक्ष होते हैं, ए और बी, दो पक्षों में ही दुर्घटना हुई होगी। तो यहां पे क्या है, जैसे ये व्यक्ति जो है मृत्यु हो गई उसकी, ठीक है, ये था दूसरा व्यक्ति जो दूसरा चालक था, इसका जो वाहन था, इसके वाहन से इसकी मृत्यु हुई थी। वाहन तो इसके पास भी था लेकिन मृत्यु एक ही हुई और ये क्या है, जेल चला गया। अब यहां पर जो ये दुर्घटना हुई थी, ना तो यहां पर कोई गवाह था या मृतक जो है ये तुरंत वहां पर इसकी मृत्यु हो गई थी, ये भी कोई गवाह या साक्ष्य देने के लिए जीवित नहीं था। उस स्थिति में न्यायालय को क्या चाहिए था कि भाई अब हम इसमें निर्णय कैसे दें। भाई जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो भी मर गया है, साक्ष्य कोई नहीं है हमारे पास, गवाह भी आसपास कोई नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, दूसरा क्या था, चालक है। कि इस प्रकार के केस में क्या सजा हो सकती है, उसके लिए वो गया ट्रैफिक ऑफिसर के पास, ट्रैफिक ऑफिसर, और उससे विचार विमर्श किया कि अगर ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होती है कि दो चालकों में से एक की मृत्यु हो जाए और वो ना तो कोई गवाही दे पाए ना कोई साक्ष्य दे पाए और उसकी मृत्यु हो जाए और दूसरा चालक जो जीवित है, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो उसने बताया कि ऐसी स्थिति में उसे सजा दी जाएगी। ठीक है, सजा दी जाएगी, लेकिन ये निर्णय करता है न्यायालय के उसे कितनी सजा दी जाएगी। वो अपनी ट्रैफिक ऑफिसर जो है अपनी बात बता के चला गया कि इस ये सजा का हकदार है। ठीक है, और कुछ ये भी बता के गया होगा कि ये क्यों हुई है, कौन रॉन्ग साइड में था, किसकी ज्यादा गलती है। भाई जब गाड़ी में दुर्घटना होती है तो वो पता चल जाता है कि किधर की साइड से हुई है, कैसे हुई है, ये सब कौन देख पाता है, ट्रैफिक ऑफिसर। भाई उसे कुछ ना कुछ नॉलेज होती है अपने क्षेत्र की, तो वो अपनी राय देकर चला गया और उसी के आधार पर न्यायालय का न्यायाधीश सजा देगा किसी व्यक्ति को। आगे, ट्रैफिक सिपाही को पेश किया गया और उसे दुर्घटनाओं की जांच, उसकी तफ्तीश तथा कारण के बारे में बहुत लंबा अनुभव था। न्यायालय ने ऐसे साक्ष्यों को विशेष क्षेत्र में रखा। तो यहाँ पर ट्रैफिक सिपाही मान लो, ट्रैफिक ऑफिसर मान लो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है यहाँ पे, लेकिन हो कैसा व्यक्ति, जिसे यातायात संबंधी दुर्घटनाओं के बारे में बहुत ज्यादा अनुभव हो। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय ने गूंगे और बहरों के स्कूल के प्रिंसिपल को विशेषज्ञ की श्रेणी में रखा और उसका प्रमाण पत्र ग्रहण किया। यहां पर बोला है अगर कहीं पर गूंगे और बहरों के बारे में, गूंगे बहरों के बारे में कोई नॉलेज प्राप्त करनी है किसी को, न्यायालय को, किसी केस में, तो उसके लिए वो गूंगे और बहरों का जो स्कूल है उसका जो प्रधानाचार्य होता है, ठीक है, प्रिंसिपल, उसके पास जाएगा। और भाई जो गूंगे और बहरों का स्कूल चला रहा है उसे गूंगे और बहरों के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज होगी और उसकी राय क्या होगी, सर्वोत्तम होंगी। और गूंगे और बहरों के स्कूल के प्रिंसिपल को विशेषज्ञ माना जाएगा। आगे चलते हैं।
किन अवस्थाओं में विशेषज्ञों की राय सुसंगत होती है? विशेषज्ञों की राय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 से 45 तक वर्णित अवस्थाओं से सुसंगत है। तो 40 और 45 की जगह हमें क्या करना है, सॉरी 40 से 50 की जगह हमें क्या करना है, ये करना है हमें 46 से 55। ठीक है, और ये है बीएसए के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। एक एक्ट की कीमत है 1 एक्ट 199 का है, 2 एक्ट 299 के हैं और 5 एक्ट आपके 499 के हैं। आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है, विकलांग है या कोई सिस्टर विधवा है तो वो हमसे फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो विशेषज्ञों की राय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 से 50 तक बैक और एक्स वाले ऐसे ही याद करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट है, जो पहली बार इसका पेपर देंगे, वो न्यू सेक्शन याद करेंगे 46 से 55। धारा 45 के अनुसार 45 की जगह जगह करेंगे हम, स्थान पर करेंगे 51। जब कभी न्यायालय को कोई धारणा बनानी होती है और यह धारणा किसी विदेशी विधि, विज्ञान, कला या किसी व्यक्ति के हस्तलेख की तुलना अंगुली के निशानों से संबंधित हो तो उन व्यक्तियों की राय जिन्होंने विदेशी विधि, विज्ञान या कला, हस्तलेखन की तुलना या उंगलियों के विज्ञान पर विशेष तौर से ज्ञान प्राप्त किया है सुसंगत होगी। तो यहां पर बोल रहे हैं अगर कोई व्यक्ति है और कहीं पर उंगलियों के निशानों के बारे में हमें नॉलेज प्राप्त करनी है, कोई अपराधी है और वो कोर्ट में है और उससे संबंधित हमें उंगलियों के कोई साक्ष्य मिलते हैं, क्या है, अंगुलियों के कोई साक्ष्य मिलते हैं, उस पर उचित राय लेने के लिए हम किसके पास जाएंगे? जिस व्यक्ति ने उंगलियों के पढ़ाई की हो, उंगलियों के विशेषज्ञ रहे हो, उसी व्यक्ति के पास हम जाएंगे। यानी कि क्या हो, वो उंगलियों का डॉक्टर, फिंगरप्रिंट वाला। ठीक है, तो भाई हम उसी से राय लेंगे उंगलियों के बारे में जो डॉक्टर हो, फिंगरप्रिंट के बारे में, या अच्छी नॉलेज रखता हो। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसकी राय क्या होगी? सुसंगत होगी और उसको हम साक्ष्य के तौर पर ग्रहण कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन इसकी राय लेने के बाद न्यायालय अपने विवेक के आधार पर निर्णय देगा। आगे चलते हैं। प्रश्न यह है कि कै की मृत्यु विष द्वारा हुई। जिस विष के बारे में अनुमान है कि कै की मृत्यु हुई, उस विष से पैदा लक्षणों के बारे में विशेषज्ञों की राय सुसंगत है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर से हुई है, विष माने होता है जहर, भाई किसी की मृत्यु किससे हुई है? विष से हुई है, यानी जहर से। अब उसकी कौन से जहर से मृत्यु हुई है, किस मात्रा में दिया गया है, ठीक है, उसके बारे में हम जानकारी रसायन विज्ञान के डॉक्टर से लेंगे। रसायन विज्ञान, या हो सकता है कोई ऐसा कोई वैद्य हो, क्या हो, वैद्य जो विष के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान रखता हो। ठीक है, एक तो हो सकता है रसायन विज्ञान यानी कि कोई स्टडी करा हुआ डॉक्टर, भाई उससे राय ले सकते हैं। हो सकता है कोई देसी व्यक्ति हो, वैद्य हो और वो जहर के बारे में ज्ञान रखता हो, तो हम इनमें से किसी भी व्यक्ति की राय ले सकते हैं और इनको अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा अनुभव हो, तो इनके द्वारा दिए हुए साक्ष्य, इनके द्वारा दी हुई बातें क्या होंगी? उत्तम होंगी। ठीक है, अब सपोज करो कोई केस चल रहा है और उस केस में इस प्रकार का केस आ जाए कि किसी व्यक्ति को जहर देकर मारा गया था।
अब ये साबित करने के लिए कौन सा जहर दिया है, कितनी मात्रा में दिया था, कब दिया था, यह सब जानने के लिए हम उस व्यक्ति के पास जाएंगे जो जहर के बारे में बहुत नॉलेज रखता हो। तो वो एक तो स्टडी वाला हो सकता है, या एक वैद्य यानी आम व्यक्ति हो सकता है जो जहर के बारे में नॉलेज रखता था। हमने स्टार्टिंग में बताया था इसमें कोई उपाधि या कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। डिग्री हो भी सकती है, उपाधि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, बस डिपेंड करता है कि उन्हें अनुभव कितना है। ठीक है, आगे चलते हैं। धारा 46 के अनुसार BSA 42 वो 52 आएगा, सॉरी 46 की जगह आएगा 52। जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं होता है, सुसंगत हो जाते हैं बशर्ते कि विशेषज्ञ राय का अनुमोदन करते हों या उनका विरोध करते हों। अनुमोदन होता है उन्हें मानने वाला, मानने वाले या सहमत। ठीक है, जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं होता, सुसंगत हो जाते हैं बशर्ते कि विशेषज्ञ की राय का सहमत करते हो, मतलब विशेषज्ञ उस राय से क्या हो, सहमत करते हो या उनका विरोध करते हैं। जैसे कोई तथ्य है, उसको लेकर विवाद चल रहा है, कोई भी हो सकता है, उस क्षेत्र के विशेषज्ञ के पास गए और उसकी उस पर राय ली गई। ठीक है, तो वो अगर उस पर सहमति देता है तो वो विशेषज्ञ कि हाँ भाई मैं इस बात से सहमत हूं, ये इस प्रकार का काम हुआ है, तो उसके जो साक्ष्य हैं वो क्या है, सर्वोत्तम होंगे और न्यायालय उन्हें स्वीकार करेगा। निर्णय की बात है, निर्णय न्यायालय अपने विवेक के आधार पर देगा। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 प्रश्न यह है कि, अब देखो न्यायालय अपने विवेक के आधार पर क्यों देगा उसे देखते हैं। एक तो होता है किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई विष से मृत्यु हुई, हो सकता है ये विष किसी ने धोखे से खाया हो। ठीक है, हो सकता है ये विष किसी ने जानबूझकर खिलाया हो। ठीक है, ये हो सकता है ये किसी जीव के द्वारा काटा गया हो, कोई व्यक्ति जीव का क्या हो, विष हो और उसकी मृत्यु हो गई हो और ये आरोप किसी व्यक्ति पे लग गया हो। तो न्यायालय इसके लिए विशेषज्ञ के पास जाएगा, ये नहीं कि कौन अपराधी है इसके पास लिए नहीं जाएगा, वो इसलिए जाएगा विशेषज्ञ के पास कि किस प्रकार का जहर था, कितनी मात्रा में था, क्या ये जीव का जहर है या किसी ने इसको खिलाया है, इसके लिए जाएगा वो। ठीक है, किस मात्रा में था, कब खाया था, कितने दिन हो गए हैं, ये सब उसकी जान पहचान के लिए जांच पड़ताल किए जाएगा। ठीक है, ना कि इसलिए कि हम उस अपराधी को क्या दंड दें या आप अपराधी का नाम बताओ, इसलिए नहीं। तो ये तो सिर्फ इसलिए जाएगा कि भाई जिसकी मृत्यु हुई है सडनली किसी जीव ने खाया है या उसने जानबूझ के खाया था या किसी ने धोखे से खिलाया है किसी चीज में देकर, तो इसके बारे में वो विशेषज्ञ राय देगा और वो जो राय देगा उसके विवेक के आधार पर न्यायालय निर्णय देगा। और भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अपनी संतुष्टि के लिए हम किसी विशेषज्ञ के पास जाते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न यह है कि क्या कै को अमुक विष दिया गया, यह तथ्य सुसंगत है कि वह अन्य व्यक्तियों में भी जिन्हें विष दिया गया था अमुक लक्षण दिखाई दिए थे, जिनका उस विषय के लक्षण होना विशेषज्ञ स्वीकार या अस्वीकार करते हों। अब जैसे किसी व्यक्ति, यहां पर हमने बात कही थी जिसकी मृत्यु हुई है उसमें कुछ लक्षण दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, जब हम विशेषज्ञ के पास गए तो विशेषज्ञ बताएगा कि इसमें ये जहर है, क्योंकि इस प्रकार का जहर खाने से इस प्रकार के लक्षण आते हैं और इस व्यक्ति में उसी प्रकार के लक्षण हैं। तो इस विशेषज्ञ ने इस प्रकार के कोई केस और भी सॉल्व करे होंगे या मरीज देखे होंगे कि भाई इस प्रकार का जहर खाने से इस प्रकार के लक्षण आते हैं, शरीर इस प्रकार का हो जाता है, इतने दिन में मृत्यु होती है। ठीक है, तो अब उसने अपनी राय यहां पर दे दी है और जो साक्ष्य हैं वो भी दे दिए हैं। किसने, विशेषज्ञ ने,
कि जहर कौन सा है, कौन से लक्षण बनते हैं, किस समय दिया गया होगा, कितने दिन पहले दिया गया होगा। ठीक है, ये सब उसने साक्ष्य दे दिए। ये न्यायालय का काम है, किसने दिया है, किसने नहीं दिया है, जीव के द्वारा है, किसके द्वारा नहीं है, क्या सजा होनी चाहिए। ठीक है, ये विशेषज्ञ बता देगा, सजा न्यायालय देगा। आगे चलते हैं। धारा 47 के अनुसार 47 को बीएसए में करेंगे 53 यानी तड़ेपन। जब न्यायालय को इस बात के विषय में धारणा बनानी हो कि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति के हस्तलेख में है, तो ऐसे व्यक्ति की राय जो हस्तलेख की जानकारी रखता हो सुसंगत होगी। तो इसको देखते हैं। 47 में बोला है हस्तलेख यानी कि हैंड राइटिंग। अब बात करते हैं, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो या न्यायालय में उसकी राइटिंग को पहचानने के लिए बात चल रही हो। कोई अपराधी हो सकता है और वो अपनी राइटिंग को बताने से मुकर रहा हो कि ये मेरी राइटिंग नहीं है, लेकिन उसने कोई अपराध करते समय कोई पत्र लिखा हो या कोई साक्ष्य के रूप में अपनी राइटिंग वहां पे छूट गई हो गलती से। अब उसे पकड़ लिया गया। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। ए है और बी है। ए ने जो बी की क्या कर दी, हत्या। ठीक है, हत्या कैसे की थी? ए ने बी को एक पत्र द्वारा बुलाया था। किस द्वारा? पत्र द्वारा, कि आप फलां स्थान पे आ जाओ, मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं। ए ने पत्र लिखा। ठीक है, बी जो है इसके बताए हुए स्थान पर आ जाता है और ए उस व्यक्ति की हत्या कर देता है। किसकी? बी की हत्या हो जाती है। ये जो पत्र है ये एक सबूत के तौर पर मिल जाता है, लेकिन अब ए का नाम पता नहीं चलता है कि ये बुलाया किसने था। ठीक है, ये जब बात कोर्ट में जाती है तो जो हस्तलेख के विशेषज्ञ होते हैं, जो राइटिंग लिखते हैं, शक के दायरे में इस व्यक्ति को उठा के लाते हैं। जैसे कोर्ट में जो हस्तलेख के विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि ये राइटिंग किस व्यक्ति की है। पहले इससे कुछ लिखवा के दिखवाया जाएगा कि भाई आप यहां पर कुछ लिखो। उस लिखाई से और जो पत्र की लिखाई थी उससे मैच कराया जाएगा कि भाई ये राइटिंग और ये राइटिंग मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहां पर कहेंगे अगर कोई लिखाई से संबंधित कोई मामला है, राइटिंग से संबंधित कोई मामला है, तो उसकी जांच पड़ताल के लिए हम जाएंगे जो हस्तलेख का विशेषज्ञ होगा। हस्तलेख विशेषज्ञ। ठीक है, वो आपने काफी केस देखे होंगे, कहीं पर किसी की राइटिंग मैच करती है और वो इग्नोर करता है कि भाई सर मेरी राइटिंग नहीं है, ये तो मुझे फंसाया जा रहा है। तो उसकी राइटिंग मैच करने के लिए, उस अपराधी को पकड़ने के लिए जो हस्तलेख विशेषज्ञ है, जो राइटिंग किसी की भी बहुत जल्दी पहचान लेता है, वो उसको बुलाया जाएगा कि आप देखो इस राइटिंग से और इस राइटिंग से मैच करो। ये जो ए है ये अपने आप को अपराधी नहीं मान रहा है, आप बताओगे क्या ये इसी की राइटिंग है? तो वो उससे कुछ लिखवा कर मैच कराकर बता देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित तब कहा जाता है जबकि उसने उस व्यक्ति को लिखते हुए देखा हो। दूसरा, हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो उसने अपराधी व्यक्ति को कहीं लिखते हुए देखा हो और वो कह दे कि देखो इसकी लिखाई ये है और मैं उसे पहचान सकता हूं, तो वो भी क्या है? विशेषज्ञ है। या खुद अपने द्वारा या अपने प्राधिकार के अंतर्गत लिखित और अन्य व्यक्तियों को संबोधित दस्तावेज के उत्तर में उस व्यक्ति द्वारा लिखी गई तात्पर्यत होने वाली दस्तावेज प्राप्त की है। जैसा कि जो अपराधी है ए व्यक्ति, उसने उसी प्रकार से कोई और पत्र अपने किसी ऑफिस में दिया था या कहीं इसी प्रकार का कोई अन्य अपराध भी करा था या इसकी कोई हैंड राइटिंग में कुछ और नोट्स कहीं लिखे हुए थे, उससे क्या है वो मैच कर रहे हो, तो उसे क्या है? अपराधी माना जाएगा। बे देखो, हम पेपर देने जाते हैं वहां भी अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हैं,
हम अपने सेल्फ के नोट्स बनाते हैं, वहां भी हैंड राइटिंग में लिखते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं, अपने सिग्नेचर करते हैं, वो भी अपनी हैंड राइटिंग में करते हैं। इसी प्रकार से जगह जगह से तथ्य लेकर उनको मैच कराया जाता है। और उनको मैच करने के लिए कौन आएगा? राइटिंग विशेषज्ञ। वो बताएगा कि हाँ, एक ही व्यक्ति की यह राइटिंग है। यह कारोबार के मामूली क्रम में उस व्यक्ति द्वारा लिखी गई तात्पर्य होने वाली दस्तावेजें उनके सामने बराबर रखी जाती हैं। अब सपोज करो मेरे द्वारा कोई अपराध होता है, ठीक है, मेरे द्वारा, और मैं कोई पत्र लिखकर किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाकर उसे मार देता हूं। शक के दायरे में पुलिस मुझे उठाकर ले जाती है, लेकिन मैं उस पत्र के लिए मुकर जाता हूं कि यह पत्र मैंने नहीं लिखा। अब पुलिस क्या करेगी कि भाई आपने पेपर तो दिए होंगे। वो हमारे एग्जाम सेंटर जाती है और मेरे लिखे हुए पेपर को वहां से निकलवा लेती है एग्जाम को, कि वहां से पकड़ेंगे। या मैंने कहीं और कहीं पे कुछ लिखा हुआ हो, मेरी कॉपी हो सकती है, नोट्स हो सकते हैं, उनसे मेरी राइटिंग को मैच कराया जाए। उससे मैच कराने के लिए हम किसके पास जाएंगे? विशेषज्ञ, वो पुलिस अधिकारी किसके पास जाएंगे? विशेषज्ञ के पास, न्यायालय विशेषज्ञ के पास जाएगा कि ये जो नोट्स हैं ये इसी व्यक्ति के हैं जिसने ये पत्र लिखा था, और ये नोट्स क्या एक ही व्यक्ति के हैं? देखो, तो वो बताएगा कि हाँ सर, ये एक ही व्यक्ति के हैं, और मैं इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा नॉलेज रखता हूँ कि मैं किसी की भी राइटिंग पहचान सकता हूँ 2-3 जगह अगर कहीं लिखी हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है 48 BS से, ये हम करेंगे 53 कै। देखो 47 था, 47 का जो सेक्शन है 53 है, और इसका जो सेक्शन है वो है 53 कै। जब न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की राय सुसंगत है जो यदि उसका अस्तित्व होता हो तो साधारणता उसे जानते हैं। एक बात बताओ, अगर कोर्ट में कोई ऐसा मामला आ जाता है, कोई मुस्लिम पक्ष का मामला है, क्या है? मुस्लिम पक्ष, ठीक है, या कोई हिंदू पक्ष का मामला है, ठीक है, इनका कोई अलग अलग विवाद है, और ये क्या है? इनके धर्म से संबंधित है, धर्म से, या इनकी कोई पर्सनल अपनी रूठी हो सकती है, या कोई अपना सांस्कृतिक हो सकता है। ठीक है, अब इसकी राय, अगर कोई मुस्लिम पक्ष का केस है, धर्म से, उनकी रूठी से, रूठी मतलब यानी कि उनके जो त्योहार होते हैं उससे संबंधित है कोई। अब न्यायालय में कोई न्यायाधीश बैठा है, भाई उसे तो इस बात की नॉलेज नहीं है, तो वो क्या बोलेगा? भाई इसका निर्णय करने के लिए जो मुस्लिम पक्ष के जो विशेष नॉलेज रखने वाले हैं मुस्लिम विधि पर, मुस्लिम विधि पर, या मुस्लिम समाज का जो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हो उन व्यक्तियों को लाया जाए। मुस्लिम पक्ष का जो बहुत अच्छा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होगा उसे बोलेंगे विशेषज्ञ। ठीक है, उसकी राय यहां पर ली जाएगी। वे मौलवी हो सकते हैं, इमाम हो सकते हैं, हाजी हो सकते हैं, और भी कोई व्यक्ति होते हैं जो मुस्लिम पक्ष का बहुत अच्छे से ज्ञान रखते हो, और उन्होंने कुरान पढ़ी हो, शरीफ पढ़ी हो, जो भी है उन्होंने अच्छे से उस पर ज्ञान प्राप्त कर रखा है। उन व्यक्तियों को कोर्ट में लाया जाएगा, या कोर्ट उनके पास किसी व्यक्ति को भेजेगी उनकी राय लेने के लिए। और वो जो उस धर्म पर, जैसे मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म की जो सबसे उन्नत राय होगी उसको वो बताएंगे, उसको फिर वो क्या है, कोर्ट में पेश करेंगे कि इसलिए, इसके लिए ये नियम होता है। इसी प्रकार से कोई हिंदू पक्ष है, हिंदू पक्ष का कोई केस है, त्योहार से लेकर, धर्म से लेकर, संस्कृति से लेकर, और वो कोर्ट में केस चल रहा है उस चीज को लेकर, तो यहां पर ये किसी पंडित के पास जाएंगे, ठीक है, किसी संत के पास जाएंगे,
उनसे उसकी राय लेंगे कि क्या इसमें ये ऐसे ऐसे रूल बनता है, क्या बनता है, क्या होता है, आप हमें अपनी राय दो। पंडित जी हैं, संत हैं, कोई आचार्य हैं, ठीक है, कोई कथावाचक हैं, तो ये अपनी राय हिंदू पक्ष में रखेंगे और इनकी राय क्या है, सर्वोत्तम मानी जाएगी, क्योंकि ये हिंदू पक्ष से संबंधित था। तो भाई हिंदू पंडित, संत, आचार्य, कथावाचक, इनकी राय सर्वोपरि होगी कि हमारे धर्म में इस प्रकार से त्योहार मनाए जाते हैं, इस प्रकार से रूठी है, इस प्रकार से हमारी संस्कृति है, उनकी राय सर्वोत्तम होगी और न्यायालय में पेश की जाएगी। अगर मुस्लिम पक्ष है तो उनकी राय मुस्लिम पक्ष के विशेषज्ञों से लेकर कोर्ट में रखी जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर कोई अन्य धर्म है तो उनके विशेषज्ञों से उनकी राय ली जाएगी। तो ये बात यहां पर बोली है, जब न्यायालय को किसी साधारण, रूठी या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी रूठी या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की राय सुसंगत है जो, यदि उसका अस्तित्व होता तो साधारणता उसे जानते हैं। यहां पर एक है गांव, ये गांव लिख लेना इसे, ठीक है। किसी गांव विशेष के निवासियों का एक पास कुएं से, यहां पे तो कर लेना गांव, ठीक है, यहां पे जो फ्लूट लगा रखा है यहां पे कर लेना गांव, और यहां पर वो पास नहीं था, वो था खास, वो थोड़ा प्रिंट नहीं दिख रहा था, ठीक है। अब पढ़ते हैं दोबारा। किसी गांव विशेष के निवासियों का एक खास कुएं से पानी के उपयोग करने का अधिकार इस धारा के अर्थ के अंतर्गत साधारण अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति, किसी गांव के संपूर्ण व्यक्ति एक ही कुएं से पानी पी रहे हैं तो उससे पानी की गुणवत्ता के बारे में उनसे अच्छी राय कोई और व्यक्ति नहीं दे सकता है उस कुएं के पानी के बारे में। आगे चलते हैं। सेक्शन है 49 के अनुसार, यानी 49 के अनुसार, और बीएसए के अकॉर्डिंग ये है आपका 54 यानी 54। निम्नलिखित विषयों के बारे में व्यक्तियों के विशेष ज्ञान का साधन सुसंगत है। व्यक्तियों के समूह या परिवार की प्रथाएं, भाई जब हम किसी प्रथा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, किसी गांव, सपोज करो एक गांव में गए हम, उस गांव की जानकारी लेनी चाहिए, तो व्यक्तियों का समूह या परिवार की प्रथाएं, भाई या तो कोई व्यक्तियों का समूह होगा वो राय बताएगा, या परिवार हो, परिवार का राय बताएगी। देखो आपने देखा होगा, हम प्रत्येक परिवार की, प्रत्येक समाज की, प्रत्येक जाति की अलग अलग प्रकार से रूठी होती है। आपने भी देखा होगा, जैसे दीपावली सब मनाते हैं, हिंदुओं में जो है दीपावली सब व्यक्ति मनाते हैं, लेकिन किसी के घर पर किसी प्रकार से पूजा होती होगी, किसी के यहाँ किसी प्रकार से पूजा होती होगी। हो सकता है कोई गुड़ से पूजा करता हो, ठीक है, हो सकता है कोई बतासे से पूजा करता हो सकता है कोई हलवा बनाता हो, लेकिन पूजा सभी करते हैं, लेकिन सब में क्या है, भिन्नता है, ठीक है। कोई रसगुल्ले ला के पूजता हो, ठीक है, तो ये क्या है, भिन्नता है, प्रत्येक परिवार की मिलेगी, सही है, लेकिन पूजा क्या है, सब मना रहे हैं, दीपावली सब मना रहे हैं। इसी बात को यहां पर बोला है, व्यक्तियों के समूह या परिवार की प्रथाएं, ये सब की क्या है, अलग अलग पाएंगे, लेकिन होगा सब एक ही, ठीक है। हो सकता है कोई होली मना रहा हो सकता है कोई ईद मना रहा हो। ईद पे ये जो जरूरी होता है कि सभी व्यक्ति नए कपड़े लेकर आए, लेकिन किसी की स्थिति सही नहीं है तो वो नए कपड़े नहीं पहन पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है वो, उसकी स्थिति ऐसी नहीं है वो सभी को ईद पे कुछ बांटे, नहीं है उसकी इतनी हैसियत, वो अपने घर में ही अपने परिवार में एक दो व्यक्तियों को देकर अपनी ईद मना रहा है। तो ये क्या है, सबकी अपनी अलग अलग स्थिति होती है, सबकी अलग अलग प्रथाएं होती हैं अपने घर को लेकर और समाज को लेकर, ठीक है। जैसे मैंने बताया, कोई गुड़ से पूजे, कोई बतासे से, कोई हलवे से, कोई रसगुल्ले से, लेकिन मना सब दीपावली रहे हैं, ठीक है।
लेकिन समाज की अलग प्रथा हो गई। आपने देखा होगा, आप किसी अन्य गांव में जाओगे कि हमारे यहाँ पे तो इस प्रकार से दीपावली मनती है और तुम्हारे यहाँ इस प्रकार से मनती है, लेकिन मन दीपावली ही रही है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं व्यक्तियों के समूह या परिवार की प्रथाएं अलग हो सकती हैं। किसी धार्मिक या पुण्यार्थ आयोजन की प्रथाएं, किसी विशेष जिले या जाति के लोगों में विशेष तात्पर्य से प्रयोग होने वाले शब्द। दूसरी बात, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर भारत के अंदर भाषा का बहुत ज्यादा अंतर है। आप उसी चीज को किसी और शब्द से कहते हो, हम उसी चीज को किसी और शब्द से पुकारते हो। एक एक शब्द के, कोई रसगुल्ला कहता है, कोई रसगुल्ले कहता है, कोई गुलाब जामुन कहता है, कोई सफेद रसगुल्ला कहता है, कोई व्हाइट रसगुल्ला। मतलब एक शब्द को हम काफी प्रकार से पुकार सकते हैं। तो यहां पर बोला है जाति के लोग विशेष तात्पर्य से प्रयोग वाले होने वाले शब्द। आपने देखा होगा जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक जाति से दूसरी जाति में जाते हैं, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाते हैं, तो वहां पर हमें शब्दों का थोड़ा अंतर फेर बदल मिलता है। ठीक है, जिस चीज को हम किसी और नाम से पुकारते हैं वो व्यक्ति किसी और नाम से उसी चीज को पुकारते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। धारा 50 के अनुसार 50 के अनुसार और ये 55 BS है। जब न्यायालय को एक व्यक्ति की किसी अन्य के साथ नातेदारी के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में ऐसे किसी व्यक्ति को आचरण द्वारा अभियुक्त राय जिसके पास कुटुंब के सदस्य के रूप में अन्यथा उस विषय के संबंध में ज्ञान के विशेष साधन है, सुसंगत तथ्य है। ठीक है, अब ये कह रहा है संबंध के बारे में। जैसे कोई केस है, एक वाद है, एक वादी पक्ष है यानी ए पक्ष, दूसरा है प्रतिवादी बी। इनमें कोई विवाद चल रहा है किसी भूमि को लेकर। ठीक है, भूमि को लेकर ये कहता है कि मैं हिंदू धर्म के अनुसार इस पे मेरा अधिकार है, ये कहता है कि हिंदू धर्म के अनुसार इस पे मेरा अधिकार है। ये तो हो गया पुत्र ए, ये हो गई पुत्री। ठीक है भाई, पुत्र का पुत्र और इसका पुत्र, एक तो ये है पुत्री है, फिर पुत्री का पुत्र है, फिर उसका भी पुत्र है। ठीक है, और ये ए और बी किसकी संतान है? सी की संतान है। अब ये राय बनाई जाएगी कि भाई ये भूमि जाए किस पे, और भूमि है किसकी? है सी की भूमि है। ए जो पुत्र है ये कहता है ये मेरे पुत्र के पुत्र की संपत्ति है, ये लेगा। पुत्री कहती है नहीं, ये संपत्ति मेरे पुत्र के पुत्र की हो जाएगी। अब इसमें जो न्यायालय है बहुत कंफ्यूजन में है भाई। हालांकि न्यायालय जो सब बात जानता है, क्योंकि विधि में ये कानून है कि जमीन में जो हिस्सा होता है पुत्री का भी होता है और पुत्र का भी होता है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है थोड़ी समाज के आधार पर, रूढ़ि के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्योंकि जब हम हिंदू विधि पढ़ेंगे तब हमें वहां पे ये मिलेगा। तो हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए जिसके पास एक कुटुंब है, जिसका एक बहुत बड़ा परिवार है, उसके पास गए और उससे पूछा, जो कुटुंब का मुखिया था, जिसका काफी बड़ा परिवार था, कुटुंब था और उसका मुखिया था, उससे राय ली कि क्या कोई सी है, सी की भूमि है और उसकी एक पुत्री है और एक पुत्र है, उनके कौन से बच्चे के पास भूमि का टुकड़ा जाएगा। तो ये जो मुखिया कह दे कि पुत्र के जो बच्चे हैं उसके पास ये भूमि का टुकड़ा जाएगा, यही हमारा समाज कहता है, ये रूढ़ि कहती है, यही धर्म कहता है। ठीक है, लेकिन इतना हक इनका बनता है कि ये ए की जो बहन है और सी की जो पुत्री है उसका अलन चलन, आने जाने, ठीक त्योहारों पे जो भी आते हैं उसका खर्चा पानी ये करें। तो ये क्या है? धर्म है हमारा। जब हमारी बहनें, बुआ जी जब हमारे घर पे आती हैं त्योहारों पे या कभी किसी अन्य कार्य से,
तो हमारा फर्ज कहता है कि हम सभी धर्म निभाएं अपनी बुआ जी और अपने बहन के साथ, जो हमारे समाज और रूढ़ी से बनते हैं। तो ये मुखिया ने अपनी क्या है राय दी कि भाई जमीन तो एक पुत्र के पुत्र की होगी, या और भी इनका कोई पुत्र है तो उनकी ही होगी जमीन, इनकी नहीं है। तो इनकी राय क्या है, सर्वोत्तम है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसमें कोई भी एग्जाम्पल आप और भी ऐड कर सकते हो, ये नहीं है कि आप मेरे ही एग्जाम्पल ऐड करो, अपनी तरफ से भी कोई एग्जाम्पल दे सकते हो। आगे चलते हैं। श्यामचंद्र दास बनाम रमाकांत 32 ये केस है। इसमें कहा गया कि कुटुंब के सदस्य प्रचलित प्रथाओं के ज्ञान के विशेषज्ञ साधन रखते हैं। जो कुटुंब के मुखिया होते हैं, जो कुटुंब को चलाने वाले व्यक्ति हैं, वो प्रथाओं का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं और उनके द्वारा दिए हुए साक्ष्य, उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान विशेष होते हैं। ठीक है भाई, कोई कुटुंब है या कोई परिवार है काफी बड़ा, उसका जो मुखिया होता है वो सभी को बांध के रखता है और सभी की नॉलेज रखता है, किसका कौन सा धर्म है, किस कौन धर्म से कार्य करेगा, कौन समाज के आधार से काम करेगा, कौन रूढ़ी से कार्य करेगा, और किसकी भूमि बनती है, किसकी भूमि नहीं बनती है, कौन किससे शादी करेगा, कौन किससे शादी नहीं कर सकता है, ये सब उस मुखिया को पता रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये मुखिया हर धर्म में आपको मिल जाएंगे, ये नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म में हो, ये मुस्लिम धर्म में भी मिल जाएंगे। ठीक है, जो एक अपने कुटुंब की नॉलेज रखते हैं। आगे चलते हैं। धारा 51 के अनुसार जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, तब वे आधार भी जिन पर वे आधारित है सुसंगत है। 51 की जगह हमें क्या करना है, 56। अब से पहले हमने आपको पढ़ाया था एक पॉइंट, उसे दिखा देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। किन अवस्थाओं में विशेषज्ञों की राय सुसंगत होती है? विशेषज्ञों की राय लेने के बारे में 40 से 50 था और 46 से 55 था न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, धारा 51 के अनुसार और बीएसए 56 के अनुसार जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, तब वे आधार भी जिन पर वे आधारित है सुसंगत है। तो यहां पर जीवित व्यक्ति की राय के बारे में बात की गई है, ना कि यहां पर किसी विशेषज्ञ की बात की गई है, ध्यान रखना आगे। ठीक है, कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के उद्देश्य से किए हुए प्रयोगों का वर्णन दे सकेगा। मतलब जो विशेषज्ञ जितने भी परीक्षण करता है, प्रयोग करता है, उन्हीं के आधार पर वो अपनी राय दे सकता है और उसी के आधार पर वो अपनी राय देता है। आगे है, विशेषज्ञ की साक्ष्य का क्या मूल्य है? जो विशेषज्ञ है, अभी तक हम इतनी देर से पढ़ रहे थे विशेषज्ञ विशेषज्ञ विशेषज्ञ, इसके जो साक्ष्य होते हैं इसका क्या महत्व है? ठीक है, विशेषज्ञों का साक्ष्य प्राय बहुत उच्च कोटि का नहीं माना जाता, क्योंकि उनमें उस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय देने की प्रवृत्ति पाई जाती है जिसने उन्हें साक्ष्य के लिए बुलाया है। इस कारण इनके साक्ष्य पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है और वह अपनी स्वतंत्र राय स्थापित कर सकता है। अब इसमें यहां पर बोला है, जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी जो राय होती है उसे सर्वोच्च कोटि का नहीं माना जाता है। उसका अपवाद मैं आपको बताता हूं। जैसे ए है और बी है, दो पक्ष हैं, एक वादी पक्ष है, एक प्रतिवादी पक्ष है। ठीक है भाई, जब केस चलता है, वादी प्रतिवादी को गलत साबित करेगा, प्रतिवादी वादी को गलत साबित करने की कोशिश करेगा। वादी किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी सबूत को निकलवाने को लेकर
ये किसी विशेषज्ञ के पास चला जाए कि भाई अगर ये कोई सबूत दे दे तो मैं इसे क्या है कोर्ट में पेश कर दूंगा। विशेषज्ञ कोई साक्ष्य दे दे या कोई राय दे दे तो मैं उसके आधार पर उसे कोर्ट में क्या है पेश करूंगा। अब न्यायालय क्या कहता है कि भाई आप एक व्यक्ति है, आप अपनी मर्जी से किसी विशेषज्ञ के पास गए हो अपनी मर्जी से, हो सकता है वो आपका संबंधी हो सकता है आपने उसे कोई लालच दिया हो सकता है आपने उसे धमकाया हो, और भी कोई अन्य कारण हो सकता है। जब एक पक्ष किसी के पास जाता है तो वो उसी की बात करता है और आपने ये कोर्ट में पेश किए हैं, हम इसे सर्वोच्च नहीं मानते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगर प्रतिवादी ये सभी कार्य करने के लिए किसी विशेषज्ञ के पास चला गया हो, कौन, प्रतिवादी, तो उन्हें भी विभिन्न परिस्थितियों में कोर्ट मान्यता नहीं देगा। अब बात करते हैं दूसरी, अगर ए ने कोई बात या सबूत पेश करने के लिए न्यायालय से अपील करी कि सर इसमें इस प्रकार की अपील कर रहा हूं, आप इसे विशेषज्ञ से दिखवाओ, तो न्यायालय ए और बी दोनों को एक जगह करके, मतलब उन दोनों को बता करके मैं इस प्रकार से यहां पर किसी विशेषज्ञ के पास जा रहा हूं और इसमें निर्णय ले रहा हूं, अगर न्यायालय उसमें किसी विशेषज्ञ की राय लेगा तो वो क्या है, महत्वपूर्ण है। क्या है, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी न्यायालय अपने विवेक पर निर्णय देगा। दोबारा समझो, ए व्यक्ति किसी विशेषज्ञ के पास जाता है किसी बात को लेकर या किसी सबूत को प्राप्त करने के लिए, साक्ष्य या राय प्राप्त करने के लिए, और उन साक्ष्यों और राय को जब कोई विशेषज्ञ दे देता है उन्हें कोर्ट में पेश करता है तो वो सर्वोच्च नहीं होती है। कोर्ट कहता है कि आपने उसे लालच दिया हो, डराया हो, धमकाया हो, या आपका वो सगा संबंधी हो जो विशेषज्ञ है, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं। इस प्रकार से अगर प्रतिवादी जाता है तो उसको भी नकार दिया जाता है। हो सकता है मान भी लें नकार भी दें, दोनों ही बात है। ठीक है। अगर वादी या प्रतिवादी में से कोई यहां अपील करता है कोर्ट से कि इसमें एक बार जांच कराई जानी चाहिए किसी विशेषज्ञ, तो यह जांच दोनों के लिए हो जाएगी। जो भी निर्णय होगा ए और बी दोनों को बताया जाएगा और उसके आधार पर न्यायालय क्या है, अपने निर्णय देगा, और हो सकता है न्यायालय अपने विवेक के आधार पर भी निर्णय दे। न्यायालय किसी विशेषज्ञ की राय को निम्नलिखित आधारों पर गलत बता सकता है कि वह कोई राय बनाने के लिए उचित मन स्थिति में से था। वह कोई राय बनाने के लिए उचित मना स्थिति में से था। आगे दूसरा, वह किसी से हितबद्ध था, मतलब वह जो भी पक्ष उसके पास गया था, जैसा भी मैंने बताया था, ए पक्ष हो या बी पक्ष हो, उससे हितबद्ध हो, मतलब उससे कोई संबंध रखता हो, पैसे से, जाति से, धर्म से, रूठी से, कुटुंब से, या अन्य किसी मित्रता के कारण वो अगर संबंध रखता है तो वो हितबद्ध है, तो उसे नहीं स्वीकार किया जाएगा। वह भ्रष्ट आचरण वाला हो, जो विशेषज्ञ है, जो विशेष ज्ञान तो रखता है लेकिन भ्रष्ट प्रकृति का है, आचरण उसका है गलत, और उसने लालच के कारण ये कार्य किया हो तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे, वह अनियंत्र प्रतिकूल राय व्यक्त कर चुका है। इसका मतलब होता है दूसरी जगह वह अनियंत्र प्रतिकूल या राय व्यक्त कर चुका है, मतलब उसी के बारे में जिसके बारे में बूझने आए हैं वो पहले भी किसी और को राय दे चुका है उसी में, तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं। ये तो था आपका क्वेश्चन, यहां पर आपका कंप्लीट हो गया है। जो मैंने कराया है इसे आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप जो सेक्शन है, जो हमारी धारा है, उनको सही लिखें, हेडिंग्स और केस डेफिनेशन अच्छे से लिखें, आप अपने शब्दों में कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, एक इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है, विशेषज्ञ और साधारण साक्ष्य में अंतर। भाई एक तो होता है साधारण साक्ष्य, किसी ने कोई पेश कर दिया, ठीक है, और एक होता है उसी साक्ष्य के ऊपर
किसी विशेषज्ञ की राय ली गई हो, विशेषज्ञ की राय ली गई हो। साक्ष्य क्या है कि भाई फला व्यक्ति का विष से, विष के कारण हत्या हुई है, विष के कारण हत्या हुई है और ये किस फला व्यक्ति ने की है। ठीक है, अब वो व्यक्ति कहे सामने वाला कि भाई मैंने हत्या इस प्रकार की नहीं की है, ये मेरे पे झूठा आरोप है। उस विष के साक्ष्य को, ठीक है, जो कोई सबूत हो उसको किसी विशेषज्ञ के पास लेके जाया जाए और विशेषज्ञ बताए कि भाई आप दूसरे व्यक्ति को तो खामोखा फंसा रहे हो, ये तो किसी जीव ने इसे काटा है या किसी कीड़े ने काटा है, वो तो निर्दोष है। हो सकता है उस साक्ष्य के आधार पर वो निर्दोष साबित हो जाए, या वो कह दे कि हाँ भाई उसी व्यक्ति ने इसको विष दिया था और ये इतने दिन पहले दिया था, इतनी मात्रा में दिया था और इस विष का नाम ये है, तो वो आरोपी भी हो सकता है और वो आरोपी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो विशेषज्ञ उस साक्ष्य के आधार पर अपनी राय व्यक्त करेगा। ठीक है, माने या ना माने वो न्यायालय का अपना विवेक होता है। तो साधारण साक्ष्य अलग चीज है, उसी साधारण साक्ष्य पर विशेषज्ञ अपनी राय दे, वो विशेषज्ञ होता है। ठीक है, विशेषज्ञ जो साधारण साक्ष्य पर राय दे उसे विशेषज्ञ कहते हैं, और साधारण साक्ष्य जो साधारण होता है, जैसा भी मैंने बताया है, एक साधारण साक्षी केवल किसी घटना के घटित होने को बता सकता है। जो साधारण साक्षी है वो सिर्फ इतना कह सकता है कि उस व्यक्ति का विष के कारण मृत्यु हुई है, और ये पता नहीं है कि किस विष के कारण हुई है मृत्यु, लेकिन इतना पता है कि उसकी जो मृत्यु है विष के कारण हुई है। जबकि विशेषज्ञ घटना के घटित होने के बारे में अपनी राय दे सकता है, लेकिन जो विशेषज्ञ है वो ये बता सकता है कि कौन सा विष उसे दिया गया है, कब दिया गया है, कितनी मात्रा में दिया गया है। विशेषज्ञ इतनी राय बता सकता है। एक विशेषज्ञ अपनी राय के समर्थन में मात्र सिद्धांत के मूल ग्रंथों का भी हवाला दे सकता है और उसे देकर वह अपनी स्मृति को भी ताजा कर सकता है, जबकि साधारण साक्षी ऐसा नहीं कर सकता। और ऐसा व्यक्ति जैसे विष के बारे में अपने अनुभव को भी बता सकता है, ग्रंथों में भी बता सकता है कि इस प्रकार के जो लक्षण हैं उस जहर के होते हैं, आप उस ग्रंथ में जाकर पढ़ सकते हो, उस किताब में जाकर पढ़ सकते हो, उस वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हो कि अगर कोई इस प्रकार का विष खाएगा तो इस प्रकार के लक्षण होंगे। और जबकि एक साधारण व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं बता सकता, वो सिर्फ यह कहेगा कि इसके मुंह से तो झाग आ रहे थे, ये तो लीला पड़ रहा था, ऐंठ रहा था। विशेषज्ञ ये बताएगा कि झाग किस कलर के थे, ज्यादा थे, कम थे, क्यों आ रहे थे, किस वजह से आ रहे थे। ठीक है, वो सारी डिटेल बता देगा। तीसरा, विशेषज्ञ अन्य पक्ष की गैरहाजिरी में भी अपने द्वारा किए गए प्रयोगों के बारे में कह सकता है, जबकि साधारण साक्षी ऐसा नहीं कह सकता। जो विशेषज्ञ होता है किसी की गैरहाजिरी में या अपने प्रयोगों के बारे में वो सभी को बता सकता है और दिखा भी सकता है कि देखो इस प्रकार के विष में इस प्रकार के लक्षण मिल सकते हैं, या कोई और भी एग्जाम्पल हो सकता है। वो सारी बातें प्रयोग उसे खोल के दिखा सकता है, लेकिन जो साधारण साक्षी होते हैं वो इस प्रकार के साक्ष्य पेश नहीं कर सकते हैं। आगे, विशेषज्ञ अपनी राय के समर्थन में ऐसे तथ्यों को कह सकता है जो जांचाधीन मामले के समय उन मामलों में संबंधित हैं, जबकि साधारण साक्षी ऐसा नहीं कर सकता। साधारण साक्षी तो सिर्फ इतना कहेगा कि जी इसको जहर दिया गया है, ये पता नहीं कौन सा दिया गया है, और इसके मुंह से झाग आ रहे थे, लीला पड़ रहा था, ऐंठ रहा था, ये इसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, अब पुलिस उसकी जांच करने के लिए विवश है कि भाई ये कौन सा जहर है, कब दिया गया है, कितनी मात्रा में दिया गया है, पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है। अब वो पता कैसे करे, उसकी जांच करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए पुलिस जहर के विशेषज्ञ के पास जाए, रसायन शास्त्री के पास जाए कि आप ये बताओ, ये व्यक्ति है, इसकी मृत्यु हुई है, इसने कौन सा जहर खाया है, कितनी मात्रा में है। वो बिना कहे सारी बात बताकर पुलिस के सामने रख देगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं विशेषज्ञ।
और साधारण विशेषक क्या, साधारण साक्ष्य क्या है कि जी इसने जहर खाया है और ये फला व्यक्ति के पास बैठा था, हमें तो इतना ही अंदेशा है कि उसने उसे मारा है, ठीक है। लेकिन विशेषक क्या बताएगा, इसको वास्तव में जहर दिया गया है या किसी कीड़े ने खाया है या ये सडनली किसी कारण से मर गया है, ठीक है, ये बता देगा। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा, हमने रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसी नाम से एक व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है, आप उसे फॉलो कर लेना। उस पर आपको लॉ से रिलेटेड चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। अगर किसी को यह क्वेश्चन अब भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करना, मैं 5 या 10 मिनट की वीडियो बनाकर उसमें छोटे से छोटे 1 या 2 एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हालांकि मैंने पूरा प्रयास किया है, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं सोचता हूं कि आपका एक ही बारी में क्वेश्चन समाप्त हो जाए। दूसरा, यहां से आपका 10, 20, 5 तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आपका क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ पे मैंने एक बार में ही आपकी तीनों कैटेगरियों के क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप बार बार नई नई वीडियो ना देखकर एक ही वीडियो में आपके तीनों टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग, तीनों कवर हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं इसे एक बार में ही कवर कराता हूं। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।